श्रद्धेय मंच, मेरे समक्ष उपस्थित मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे भाइयों बहनों साथियों, मुझे ध्यान आता है कि जब मई 2019 में मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ विजय हुई थी, उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक मिशन मोड में एंट्री ली। ट्रिपल तलाक खत्म हो गया। आज जब आदमी बोलता है तलाक तलाक तलाक, तो औरत बोलती है जेल जेल जेल। अभी ट्रिपल तलाक की सेलिब्रेशंस चल रही थी कि ये समाप्त हो गया है, इक्वालिटी, फ्रीडम और डिग्निटी की विजय हुई है। तभी वन फाइन मॉर्निंग ये बताया गया धारा 370 और 35A समाप्त। हम स्तब्ध थे, हम शॉक थे। कारण कहते ना, इतनी खुशी मिली कि मन में ना समाए। ये अकस्मात ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि बचपन से सुनते थे, क्या सुनते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। हम नहीं जानते थे 370 क्या है, नहीं जानते थे 35A क्या है, पर बचपन में जो घुट्टी पिला दी गई थी ना, और साथ में संस्कारों में था, वो ये था कि 370 भारत और कश्मीर को अलग करता है, इसको जाना ही होगा। और पूरा कश्मीर हमारा है, यानी जो हमारे कब्जे में है हमारा है, और जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो भी हमारा है। ये बचपन से सुनते थे हम। अब बड़े हुए, वकालत ज्वाइन की, वकील बने, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड खोला, एविडेंस एक्ट खोला, इंडियन पीनल कोड खोला। खोलते तो जो उसका पहला क्लॉज पढ़ने को मिलता, वो क्लॉज कहता, दिस लॉ एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। क्यों भैया? जम्मू एंड कश्मीर आपका अभिन्न हिस्सा है ना, अभिन्न अंग है ना, तो पूरे हिंदुस्तान में ये लॉ एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल क्यों नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था। जब कश्मीर को पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे तो ध्यान में आया कि जो कल्प्रिट है, जो समस्या की जड़ है, वो है धारा 370 और धारा 35A। असल में इन्हें कहना चाहिए अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A, क्योंकि आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं जिनको अनुच्छेद कहा जाता है, लेकिन प्रचलित शब्द है धारा 370, तो मैं उसी का इस्तेमाल करूंगी। अब जब कश्मीर को पढ़ना शुरू हुआ तो बैकग्राउंड जब ध्यान में आई, अरे कश्मीर ऐसा था, कश्मीर कैसा था कि ऋषि कश्यप की भूमि रही, मां लक्ष्मी के नाम पर श्रीनगर पड़ा, हिंदू तीर्थ स्थल अपने जो अमरनाथ के हैं, मार्तंडे सूर्य मंदिर है, शारदा पीठ है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, वो सब कश्मीर में ही तो रहे। यहाँ कल्हन ने पढ़ाई की, जिन्होंने राज तरंगिनी लिखी, और राज तरंगिनी में लगभग 21 हिंदू राज घरानाओं के बारे में लिखा कि किस प्रकार एक के बाद एक यहाँ हमेशा से ही हिंदू शासन रहा। 1339 तक रहा। 1339 में शाहमीर पहला मुस्लिम शासक बना। उसके बाद 13th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक मुगलों का राज रहा, फिर महाराजा रंजीत सिंह का राज रहा 1846 तक, और फिर राजा गुलाब सिंह रहे 1947 तक। ये तो थी इसकी हिस्ट्री। अब 1339 से लेकर जब शाहमीर पहला मुस्लिम शासक आया, तब से लेकर आप मानिए अगले 500 साल तक 6 बार हिंदुओं का नरसंहार हुआ, 6 बार उनको जम्मू कश्मीर से खदेड़ दिया गया। लेकिन तब मुस्लिम शासन था, मुगलों का शासन था, जो 7वीं बार नरसंहार हुआ और हिंदुओं को खदेड़ा गया। तब हम स्वतंत्र भारत में थे, तब कांग्रेस का शासन था। 1990 के समय की बात कर रही हूँ, पर कोई कुछ नहीं बोला। ह्यूमन राइट्स के लोग चुप थे। जो लोग कस्में खाते हैं फ्रीडम की, इक्वालिटी की, डेमोक्रेसी की, सेक्युलरिज्म की, वो चुप थे। मंदिर तोड़े जा रहे थे, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा था, हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। 1947 आया, भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 में भारत बटा। जो अपना भारत है, यानी जो भारत है, उसके भी 2 प्रकार के राज्य थे। पहला था ब्रिटिश इंडिया, जिसके अंतर्गत लगभग 2/3 भारत आता था, और बाकी थी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, जो राजा महाराजा जिसको गवर्न करते थे, जो 565 रियासतें थी। छोटी थी, मध्यम एरिया की थी, बड़ी भी थी, कम पॉपुलेशन की थी, ज्यादा पॉपुलेशन की थी।
लेकिन जो प्रभु सत्ता थी, सॉवरेनिटी थी, वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही थी। कोई राजा महाराजा भी विदेश घूमने के लिए जाता था तो पासपोर्ट और अनुमति ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान में थी उससे लेता था। यानी प्रभु सत्ता हमेशा भारत के हाथ में ही रही। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, उस समय ये हुआ कि एक चॉइस दी गई कि जो भारत में विलय करना चाहे या पाकिस्तान में विलय करना चाहे, आप जाओ विलय कर सकते हो। एक ही कंडीशन है कि आपकी सीमा उस कंट्री के साथ लगनी चाहिए, किसी को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं था। तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की आर्मी ने हमला कर दिया, कबीले वालों के वेश में हमला किया। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि मैं तुरंत विलय करना चाहता हूं। 26 अक्टूबर 1947 को यहां पर महाराजा रणजीत सिंह ने विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, साइन कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र साइन कर दिया। ये जो विलय पत्र था ये सारी 565 रियासतों के लिए सेम था, टाइप फॉर्मेट था। केवल इसमें अपना नाम भरना था, केवल अपने रियासत का नाम भरना था, वहां पर स्टैंप लगानी थी, सील लगानी थी, सबके लिए सेम था। इसमें कोई भी कंडीशन डालने का कोई अवसर नहीं था। इट वॉज एब्सोल्यूट, इट वॉज बाइंडिंग, इट वॉज अनकंडीशनल। यानी 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय हो गया था। 1949 में जब आप देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही थी तो जम्मू कश्मीर के 4 नुमाइंदे हमारी हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो संविधान बना रही थी उसके मेंबर्स थे। भारत का संविधान बनाने में उनका भी पार्टिसिपेशन था, उनकी भी हिस्सेदारी थी। फिर 25 नवंबर 1949 को युवराज करण सिंह ने भारत के संविधान को एक्सेप्ट किया और डिक्लेयर किया कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। हमारा जो जम्मू कश्मीर का संविधान है जिसमें लोकल इश्यूज देखे जाते हैं, उनसे कोई भी मतभेद अगर होगा भारत के संविधान का तो भारत का संविधान ही सर्वोपरि होगा, वही माना जाएगा। जब विलय पूर्ण था, जब भारत के संविधान को एक्सेप्ट कर लिया था तो समस्या कहां से आई? ये धारा 370 कहां से आया? ये 35 कहां से आया? ये आया नेहरू और शेख अब्दुल्ला जी की दोस्ती के कारण, जिसका खमियाजा इस देश को भुगतना पड़ा। वो कहते हैं ना कि वह दौर भी देखा है तारीख की इन आंखों ने कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। यहाँ कुछ ऐसा ही रहा। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, शेख अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। वो कहते हैं ये मेरा जम्मू कश्मीर है, मैं तय करूंगा कौन यहाँ रहेगा कौन यहाँ नहीं रहेगा, भारत का कौन सा कानून मेरे ऊपर लागू होगा ये मैं तय करूंगा, ये भारत तय नहीं करेगा। ऐसे में एक प्रपोजल दिया शेख अब्दुल्ला जी ने, जो उस समय आर्टिकल 306A था, लेकिन अब धारा 370 कहते हैं उसको। प्रपोजल दिया कि भारत का संविधान पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा जब तक मैं यस नहीं करता। ये प्रपोजल लेकर नेहरू जी ने कहा शेख अब्दुल्ला जी आप अंबेडकर जी के पास जाओ, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं। अंबेडकर जी ने प्रपोजल पढ़ा और शेख अब्दुल्ला जी को कहा धारा 370, कहते हैं आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान कश्मीर की सीमाओं की सुरक्षा करे, हिंदुस्तान कश्मीर में सड़क बनाए, वहां खाना पहुंचाए, कश्मीर को सभी अधिकार दे, पर हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर में कोई भी अधिकार ना मिले। आप चाहते हैं कि जो भारत की सरकार है उसके अधिकार और राइट्स भी कश्मीर में सीमित रहे। ये देशद्रोह है, मैं नहीं कर सकता। मैं देश का कानून मंत्री हूं, अपने देश के साथ ये फ्रॉड और चीटिंग नहीं कर सकता और ना होने दूंगा। टका सा मुंह लेकर वहां से शेख अब्दुल्ला वापस चले गए। नेहरू जी को एज यूजुअल विदेश जाना था। नेहरू जी ने गोपाल स्वामी अयंगर जी से कहा कि आपकी जिम्मेवारी है, ये जो प्रावधान है 370 के, ये वहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आने चाहिए। गोपाल स्वामी अयंगर
कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गए। राजभक्तों की पार्टी थी उस समय, तो पार्टी क्या प्लेटफॉर्म था, हर राजभक्त कांग्रेस में ही था उस समय। तो वो तो आज समस्या होगी जब ये नेहरू गांधी वड्रा परिवार की फैमिली हो गई। उस समय तो देश के एक पार्टी थी, एक देश का प्लेटफॉर्म था स्वतंत्रता संग्राम का, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने विरोध कर दिया, भयंकर विरोध किया कि ऐसा कोई प्रावधान हमारे भारत के संविधान में नहीं आ सकता। वहां से भी टका सा मुंह लेकर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचे गोपाल स्वामी अयंगार, और वहां पर हजरत मोहानी जी ने कहा, क्या बात है, बड़ौदा के महाराजा को तो इतनी राइट्स नहीं दे रहे हो, बाकी महाराजाओं को इतनी राइट्स नहीं दे रहे हो, इतना लगाव जम्मू कश्मीर के महाराजा से ही क्यों, उनको राइट्स क्यों दी जा रही हैं? पर उनकी बात को भी नजरअंदाज कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आखिरी दिन धारा 370 लेकर आए, जल्दबाजी में लेकर आए, ड्राफ्टिंग कमेटी का कोई मेंबर नहीं था, बाहर का मेंबर लेकर आया और ये कहकर अंतरिम व्यवस्था है, इंटरिम अरेंजमेंट है, चला जाएगा, निकल जाएगा, ऐसे 4-5 ग्राउंड्स गोपाल स्वामी अयंगर ने दिए। उन्होंने कहा धारा 370 इसलिए लाई जा रही है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, हमारी बहुत सी भूमि, बहुत सी जनसंख्या पाकिस्तान के कब्जे में है, हम युद्ध के स्तर पर यहाँ पर हैं, आज लॉ एंड ऑर्डर मुश्किल हो गया है वहां पर, हम यूनाइटेड नेशंस में चले गए हैं, इसलिए भारत के संविधान के सारे प्रावधान लागू करने जम्मू कश्मीर में इस समय मुश्किल है। अंतरिम व्यवस्था है जी, कुछ समय के लिए है, अभी करने दीजिए। ऐसा करके धारा 370 वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। धारा 370 क्या कहता है? अगर मैं 2 लाइन्स में कहूं, धारा 370 कहता है कि भारत के संविधान के सारे प्रावधान ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। भारत के संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर तब लागू होंगे जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसकी अनुमति देगी, उसके लिए यस कहेगी। ये है धारा 370। नेहरू जी ने कहा टेम्पररी प्रोविजन है, चैप्टर 21 कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी प्रोविजन है, घिसते घिसते घिस जाएगा। ये कैसा टेम्पररी प्रोविजन है जो 70 साल से नहीं घिसा और एक दमदार सरकार को आना पड़ा इसको एक दिन में ही समाप्त करने के लिए? इसलिए राष्ट्रीय इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। उस समय जम्मू ने विरोध किया 370 का। जम्मू ने कहा, प्रजा परिषद ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, अलगाववाद के बीज डाल रहे हैं, मैसिव एजिटेशन किया गया, धारा 370 को हटाओ, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पूर्ण है, हमें 370 नहीं चाहिए। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने प्रजा परिषद को दबा दिया, कुचल दिया, प्रजा परिषद के मेंबर्स को डिलिमिटेशन कमीशन में नहीं रखा गया। इस प्रकार से विधानसभाएं, वहां पर जितेंद्र जी जम्मू से ही आते हैं, इस प्रकार से वहां पर विधानसभाएं बना दी गई डिलिमिटेशन कमीशन ने कि जहां जहां प्रजा परिषद स्ट्रांग थी वहां कुछ सीट्स शेड्यूल कास्ट को दे दी गई, या शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन हो नहीं सकता था, मेंबर्स बहुत कम थे। वहीं कश्मीर में किश्तवाड़ में जहां बहुत अच्छी संख्या में शेड्यूल कास्ट भाई बहन थे, उसको रिजर्व नहीं किया गया। बाकी भी जो जो विधानसभा जहां प्रजा परिषद स्ट्रांग थी वहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जोड़ दिए गए कि कभी भी प्रजा परिषद जीत ना पाए, और इनके 65 नॉमिनेशंस में से 41 नॉमिनेशंस को रद्द कर दिया गया, कुचल दिया गया। कोई भी विरोध जो 370 के अगेंस्ट में था, नेहरू जी चुप थे। ये दोस्ती आगे बढ़ी, नेहरू जी शेख अब्दुल्ला की दोस्ती आगे बढ़ी और आर्टिकल 35A लेकर आई। आर्टिकल 35A क्या कहता है? आर्टिकल 35A कहता है जम्मू कश्मीर की सरकार तय करेगी कौन जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक, स्थायी निवासी होना चाहिए। जो स्थायी निवासी है उसी को कुछ राइट्स मिलेंगी, कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगी, उसी को गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन स्कॉलरशिप ग्रांट मिलेगी, उसी को गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा, वही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है, वही जमीन खरीद सकता है, वही वोट डाल सकता है और इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। हिंदुस्तान के बाकी नागरिकों को ये सब नहीं मिलेगा। 1954 में ये 35A लेकर आए कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के थ्रू, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू,
और कहा कि 10 साल पीछे से लागू होगा, 1944 से लागू होगा। यानी जो हिंदू विभाजन के बाद विस्थापित होकर हिंदुस्तान में रहने आए थे, जम्मू कश्मीर में रह गए थे, वो स्थायी नागरिक नहीं होंगे। पर जो मुस्लिम यहां से 1947 में पाकिस्तान चले गए हैं, क्या भाई जम्मू कश्मीर आकर रहना चाहते हैं, वो स्थायी नागरिक हो सकते हैं। डेमोग्राफी चेंज करने का ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन साबित हुआ और फ्रॉड था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। हमारे भारत के संविधान में आपको फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज करना हो, कोई आर्टिकल चेंज करना हो, किसी को अमेंड करना हो, कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो आपको उसके लिए संसद में रखना पड़ता है। आर्टिकल 368 का प्रोसीजर है, संसद में रखना पड़ता है, उसको पास करवाना पड़ता है, तभी वो लागू होता है। यहाँ आर्टिकल 35A कभी भी संसद के पास लाया नहीं गया, संसद में रखा नहीं गया, पास होने का मतलब नहीं है, इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया। भारत के लोगों को पता ही नहीं कि आर्टिकल 35A भी कुछ है। चुपचाप प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ले आए, उसको अपनी अलमारी में रख दिया। मैं रोज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ती हूँ कोर्ट्स में। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35 के बाद आर्टिकल 36 आता है, 35A तो है ही नहीं। 35A जो लाए, 35A महिला विरोधी है। आर्टिकल 35A कहता है जो महिला यहाँ की स्थायी निवासी है जम्मू कश्मीर की, अगर वो हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है जो स्थायी नागरिक नहीं है जम्मू कश्मीर का, यानी किसी उड़िया से, असमीज से, दिल्ली वाले से, पंजाब वाले से शादी करती है, तो उनके बच्चों को वहां जम्मू कश्मीर में ना एजुकेशन की राइट है, ना एम्प्लॉयमेंट की राइट है, ना जमीन खरीदने की राइट है, ना वोट डालने की राइट है, ना इलेक्शन में खड़े होने की राइट है। ये आर्टिकल 35A, ये अब तो मैं कहूंगी कि ये था, ये हिंदुस्तान के लोगों के विरोध में था, क्योंकि हिंदुस्तान, आप और मैं आज मध्य प्रदेश जाकर, आज पंजाब जाकर कहीं भी रह सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, वहां की उनकी सूची में आ जाते हैं, वोटर लिस्ट में वोट डाल सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, स्कूल हॉस्पिटल खोल सकते हैं। पर यहाँ पर हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ये सब नहीं कर सकता था। दलित समाज के विरोध में था। 1957 में जम्मू में सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक हो गई। पंजाब को कहा जम्मू कश्मीर सरकार ने, प्लीज कुछ सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ भेज दीजिए। पंजाब ने कहा तुम्हारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, स्थायी नागरिकता ये और वो, और हम किसी को नहीं भेज रहे। कहते आप चिंता मत करो, हम सबको स्थायी नागरिकता, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे देंगे। ऐसा कहके यहाँ से कई 100 फैमिलीज सफाई कर्मचारियों की जम्मू कश्मीर में जाके बस गए। अब वो वहां सफाई का काम करते रहे। उनके बच्चे कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बाकी यूनिवर्सिटी से, कुछ ऑक्सफोर्ड से पढ़कर ग्रेजुएट होकर MBBS की डिग्रीज लेकर इंस्टीट्यूशन से वहां पहुंचे। वहां कहा उन्होंने अप्लाई किया गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। वो कहते हैं वी आर सॉरी, आपको यहाँ जो स्थायी निवासी का दर्जा दिया गया था केवल सफाई कर्मचारी के लिए दिया गया था। आपके पास MBBS की डिग्री हो सकती है, पर जम्मू कश्मीर में अगर आपको राइट्स चाहिए, आप केवल और केवल सफाई का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यानी भारत के संविधान आर्टिकल 35A वो कह रहा है यू आर बोर्न अ सफाई कर्मचारी, यू विल लिव एज अ सफाई कर्मचारी, आप कुछ और कर ही नहीं सकते। इतने लोग, आज तो दलित साहित्य लिखा जा रहा है हमारे यहाँ पर, दलित चिंतक रोज पैनल पर बैठकर बात करते हैं। किसी ने चू भी नहीं कही, किसी ने ये नहीं कहा कि हम भी कुछ और करना चाहते हैं, हमें राइट्स क्यों नहीं दी जा रही हैं, कोई बोला भी नहीं आज तक। क्या कारण है कि 70 साल तक ये मौन रहा। फिर जैसा मैंने कहा 35A हिंदुओं के अगेंस्ट में है। कारण क्या है कि जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ आए, हिंदू आए, बुद्धिस्ट आए, गोरखे आए, राजा रणजीत सिंह की सेना में जो गोरखे थे, अभी भी उनको किसी ना किसी बात पर जो स्थायी नागरिकता है वो नहीं दी जाती है, मना कर दिया जाता है। यानी हम तय करेंगे, अब्दुल्ला और मुफ्तीज की फैमिली तय करेंगे कौन जम्मू कश्मीर में रहेगा, कौन नहीं रहेगा।
यानी ये सब लोग भारत के तो सिटीजन हैं, पर जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। वो मोदी जी को तो वोट कर सकते हैं, पर स्टेट असेंबली में और पंचायतों में वोट नहीं कर सकते। ये तो था 1954 की बात। 1957 में आते हैं। 1957 में जम्मू कश्मीर का अपना संविधान जो लोकल इश्यूज को गवर्न करता है वो बना। उसका सेक्शन 3 बोला, क्लियरली कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और आगे कहता है ये हमेशा अभिन्न अंग रहेगा, इसको बदला नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई वर्सेस संतोष कुमार के केस, संतोष गुप्ता के केस में कहा कि सॉवरेनिटी लाइज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रभुसत्ता भारत सरकार के पास है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का संविधान सर्वोपरि है। फिर देश पूछता है कि क्या कारण है कि एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान क्यों नहीं? क्या कारण है कि 70 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया? आर्मी के लोग गोलियां और पत्थर खाते रहे और पत्थरबाजों को भटके हुए इनोसेंट बच्चे कहा जाता रहा। क्या कारण है कि मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवारों के साथ बातचीत होती रही, अलगाववादियों को गले लगाते रहे? क्या कारण है? कारण है वोट बैंक की राजनीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, और किसी में दम नहीं था। 5 अगस्त 2019 को ये दम दिखाया राष्ट्रभक्तों ने, ये दम दिखाया मोदी जी की सरकार ने, ये दम दिखाया अमित शाह जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने, और ऐसे सभी ने जिन्होंने हमेशा से ये नारा दिया था कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। धारा 370 35 से हटा दिया गया। भारत का हर कानून जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। आज कुछ लॉयर्स बैठे मैं देख पा रही हूं। आज मुझे लगता है हम लोगों की आंखें भर आई जब पढ़ा कि ये हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, और सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, जितने कानून हाथ में आए सब में हमने इस लाइन को ब्लैक कर दिया कि दिस डज नॉट एक्सटेंड टू जम्मू एंड कश्मीर। भारत का हर कानून हमारे पूरे देश पर लागू होता है। जम्मू कश्मीर को यूएन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसकी अपनी विधानसभा होगी। लद्दाख, उसको यूएन टेरिटरी बना दिया गया बिना विधानसभा के, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है। बहुत समय से वो लोग डिमांड कर रहे थे यूनियन टेरिटरी की। जम्मू कश्मीर की सरकार की सारी पावर्स वहां के गवर्नर के हाथ में दे दी गई। अब वहां तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी लागू होगा, राइट टू एजुकेशन भी लागू होगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लागू होगा। आज जम्मू खुश है, आज लद्दाख खुश है, आज भारत खुश है, भारत का हर राष्ट्रभक्त खुश है। कांग्रेस दुखी है, पाकिस्तान दुखी है, अलगाववादी दुखी है, डरे हुए हैं। पर आज हर देशभक्त राष्ट्रभक्त व्यक्ति कह रहा है ये डर भी अच्छा है। आज दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है, पर भारत दम से कह रहा है कि शाख से टूटे हुए पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। तो यही कह के अपनी बात समाप्त करूंगी कि धारा 370 का हटना, ट्रिपल तलाक का हटना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना और राम जन्मभूमि का केस डिसाइड होना और भव्य राम मंदिर, बस इतना ही मिल जाए तो बहुत है। और ये सारा का सारा चाहिए और इसी जन्म में चाहिए। जितेंद्र सिंह जी, आप हमारी बात आगे पहुंचा दीजिएगा। तो हम सब यही कहेंगे कि कब से जब हम लोग धारा 370 की बात करते थे, राम जन्मभूमि की बात, हॉस्पिटल बना दो, कैसे कैसे आगे से बातें आती थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों यूनिफॉर्म होगा? ट्रिपल तलाक क्यों समाप्त होगा? 1300 साल पुराना है। अरे बेटियों को, बहुओं को जला दिया जाएगा, तुमने ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया। किस प्रकार के आप देखिए नरेटिव चलता था। आज वो नरेटिव करने वाले भी चुप हैं। आज तो यही कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस हटा दो, इंटरनेट शुरू कर दो, फोन लाइन शुरू कर दो। 4 दिन से बात नहीं कर पाए, तुम 4 दिन से बात नहीं कर पाए, पूछो रेणुका जी से और कश्मीरी पंडितों से जो 20-30 साल से अपने घर नहीं जा पाए हैं या रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं।
इसलिए मैंने कहा ये डर अच्छा है और ये दुख तुम्हें भी होना चाहिए। सर्जरी हुई है ना, सर्जरी हुई है। जम्मू कश्मीर फिलहाल मैं कहूंगी आईसीयू में है। सर्जरी के बाद 24 घंटे का एक निगरानी सुपरविजन चाहिए ना, डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी, पूरी केंद्र सरकार, पूरी पार्लियामेंट देख रही है ना। आपको क्यों वहां पर पिकनिक करने जाना है? आज ही जाना है, शाम को ही जाना है। क्यों जाना है? किससे मिलने जाना है? अलगाववादियों से मिलने जाना है, मुफ्ती अब्दुल्ला से मिलने जाना है। वो रेस्ट कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, किताबें पढ़ रही है, करने दो ना उनको वहां पर। तो इसलिए भारत की बात होगी हर बात पर, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार आई है और 70 साल लग गए। अटल जी की सरकार आई थी, मोदी सरकार 1 आई थी और 2 आई है, प्रचंड बहुमत से आई है और चोरी छिपे ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। खुलकर कहा गया था मैनिफेस्टो में, ट्रिपल तलाक समाप्त करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, धारा 370-35A समाप्त करेंगे, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाएंगे। जो प्रचंड बहुमत मिला है उसी के ऊपर काम कर रही है, जिसके लिए लोगों ने वोट दिया है। तो इसलिए लोग खुश हैं, हम खुश हैं। और आखिर में यही कहूंगी कि बहुत समय आप लोगों ने संघर्ष किया है, लगता नहीं था कि ये दिन देखने को मिलेगा। खुशी बहुत है। तो हमेशा से कहते थे लोग हंगामा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, वो शोर नहीं था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना आप सबका मकसद नहीं, आप सबकी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, कि तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।